सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ बॉडी एज अ सीड के कल्टिवेशन पाथ का फाउंडेशन बना रहा था, जिसकी वजह उसे हेवनली ट्रिब्यूलेशन को भी फेस करना पड़ा था, और वो इविल डिस्पेलिंग डिवाइन बैम्बू के ट्रू एसेंस की मदद से इस हेवनली पनिशमेंट को भी इजिली फेस कर लेता है। जिसके बाद वो येलो स्प्रिंग वैली के अंदर जाता है और उस फ्रूट का एक बाइट लेता है। तो शी हाउ कभी ना खत्म होने वाले एक ऐसे इल्यूजन में ट्रैप हो जाता है जहां पर वो एक ही वक्त में कई जिंदगियां जी चुका था। असल में वो यहाँ पर अपने 4 लाइफ के रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस करता है, जहां पर उसके मन में काफी सारे सवाल आ रहे थे, और इन्हीं सारे सवालों के साथ शी हाउ के सामने रीइंकार्नेशन स्क्रॉल आता है, जिसे देखते साथ ही शी हाउ अपने स्वॉर्ड से घुमा के एक अटैक करता है, और उस रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को खत्म करते साथ ही शी हाउ फाइनली इस इल्यूजन से बाहर आ जाता है। साथ ही उसके हाथ में 4 लाइफ टाइम की द सील ऑफ रीइंकार्नेशन मौजूद होती है, और इसके साथ ही शी हाउ अपने न्यू कल्टीवेशन पाथ बॉडी एज अ सीड के फाउंडेशन को भी बना लेता है। जिसके बाद शी हाउ उस मोटे लड़के को येलो स्प्रिंग फ्रूट दिखा ही रहा था कि तभी वो रैबिट गर्ल उसके हाथों से उस येलो स्प्रिंग फ्रूट को छीन लेती है और उसे तुरंत ही निगल जाती है, जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ से गायब भी हो जाती है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लिटिल किलिन आसमान से जमीन पर जा गिरता है, जिसको वो मोटा लड़का उठाते हुए बोलने लगता है कि पता नहीं आखिर वो रैबिट गर्ल कहाँ चली गई। जो सब कहते हुए वो परेशान हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वॉइड में एक काफी बड़ा सा गोल्डन क्रैक अपीयर हो जाता है, जिसमें से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम सीधा जमीन से जा टकराती है, जहां पर हम देखते हैं कि शी हाउ अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है ताकि इनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। और फिर वो उस मोटे लड़के को बताने लग जाता है कि जब मैंने इस फ्रूट को खाया था तो मैं एक ऐसे इल्यूजन में ट्रैप हो गया था जिससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और उस इल्यूजन में मैंने ऐसा भी फील किया कि जैसे मेरी बॉडी भी मर चुकी है, और मुझे इसका एहसास तक नहीं हुआ कि मैं कितने सालों तक वहां फंसा रहा। और इस चीज का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं कह सकता हूं कि वाकई में इस फ्रूट की जो पावर है ये बहुत ही ज्यादा ओवरबेयरिंग है। इसी के साथ ये दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं ताकि वो यहीं रहकर उसका इंतजार कर सके। जिसके साथ ही यहाँ पर हम शी हाउ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वो कहता है कि रैबिट गर्ल का ये ट्रायल इतना ज्यादा अलग क्यों है मेरे वाले ट्रायल से। इसी के साथ एक दिन बीत जाता है जहां पर हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल अभी तक बाहर नहीं आई थी, और तभी अचानक से यहाँ पर वापस से वो गोल्डन लाइट इमिट होती है, जिसे शी हाउ भी फील कर लेता है, और वो समझ जाता है कि अब रैबिट गर्ल वापस आ रही है। और इसके अगले ही पल वो मोटा लड़का उस लिटिल किलिन को दूर फेंक देता है और सीधा रैबिट गर्ल को कैच करने के लिए दौड़ता है। और जैसे ही वो उसे कैच करता है तो वो उससे कहने लगता है कि बनी, क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर जैसे ही वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो अपनी नजरों के सामने इस मोटे लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उछलकर दूर गिरती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मोटे लड़के, तुम्हें देखकर तो भाई मेरी रूह तक कांप गई, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इसी के साथ वो यहाँ पर कुछ बताने वाली होती है, लेकिन तभी वो सब कुछ भूलने लगती है और कहने लगती है कि अभी अभी जो चीज मैंने देखी आखिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। मुझे अच्छे से याद है कि वो मोटा लड़का ही था जिसने कि मुझे वो बातें बताई थी। कि तभी वो वापस से सब कुछ भूल जाती है। जिस पर शी हाउ उसके करीब जाता है और कहने लगता है कि जरा अपने हाथों पर बने उन पैटर्न्स को देखो और फिर अच्छे से याद करने की कोशिश करो। जो बात सुन के रैबिट गर्ल अपने हाथों को चेक करती है, लेकिन उसे इसमें कुछ खास नजर नहीं आता। इसीलिए वो आगे कहती है कि यहाँ तो कोई भी मार्क्स नहीं बने हैं। जो बात सुनकर शी हाउ को भी ये चीज थोड़ी अजीब लगती है। इसी दौरान जैसे ही रैबिट गर्ल की नजर अपने पैरों पर जाती है जहां पर एक पैटर्न बना हुआ था, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि आखिर ये मेरे पैर पर क्या बन गया, आखिर वो कौन है जिसने मेरे साथ ऐसा किया। जहां पर शी हाउ उस पैटर्न को देखता है और फिर अपने हाथ पर बने उस पैटर्न को देखता है और कहने लगता है कि अजीब बात है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हाथ पर बने पैटर्न को किसी ने रिमूव कर दिया है। जिसके बाद शी हाउ रैबिट गर्ल से कहने लगता है कि क्यों ना तुम अपने डिवाइन स्टोन का यूज करो और मेरे साथ अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मेमोरीज को शेयर करो, जिससे मैं पता लगा सकूं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। जो बात सुनकर रैबिट गर्ल इमीडिएटली अपने हैंड साइंस को बनाते हुए डिवाइन स्टोन का यूज करती है और शी हाउ के साथ अपनी मेमोरीज को शेयर करना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले ही पल शी हाउ रैबिट गर्ल के डिवाइन कॉन्शियसनेस के स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर उसे रैबिट गर्ल की आवाज सुनाई देती है जो कि कहने लगती है कि मैंने देखा कि मैं ट्रायल वाले पाथ पर चल रही थी, लेकिन तभी मैंने वहां पर एक कॉल्ड्रन को भी देखा था जो पूरा खून से लपट था। और इसी दौरान शी हाउ के सामने एक जाइंट सा कॉल्ड्रन भी अपीयर हो जाता है जिसके ऊपर से धुआं निकल रहा था, और अगले ही पल शी हाउ के आसपास फॉग छा जाता है और यहाँ पर ये सब कुछ शी हाउ रैबिट गर्ल के कॉन्शियसनेस में देख रहा था। और इधर वो रैबिट गर्ल आगे बताती है कि मैंने जिन्हें देखा ऐसा लग रहा था कि वो लोग हर चीज को ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पर आए हैं। उन लोगों ने यूनिवर्स के सारे लॉज को तोड़ा और फिर उनसे ब्रेक थ्रू करते हुए यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद मैंने बहुत से वॉर्स को होते हुए देखा जहाँ पर सभी वॉरियर्स फाइट कर रहे थे, चारों तरफ सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैला हुआ था। इसी दौरान शी हाउ को यहाँ पर कुछ बाउंडलेस बीइंग्स भी नजर आते, जिसके साथ ही यहाँ पर
पर एंट्री होती है रूथलेस एम्परर की, जिसे देखकर शी हाओ को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे कि उसने पिछली बार देखा था। लेकिन यहाँ पर शी हाओ को अभी भी उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, जहाँ पर शी हाओ इस नजारे को देखकर कहने लगता है कि आखिर रैबिट गर्ल का जो एक्सपीरियंस है ये मुझसे यानी मेरे वाले एक्सपीरियंस से इतना ज्यादा डिफरेंट क्यों है। आखिर उस रैबिट गर्ल के विजन्स मेरे विजन से डिफरेंट क्यों है। इसी दौरान यहाँ पर हम देखते हैं शी हाओ को अपने सामने वो 4 मिस्टीरियस पर्सन भी नजर आते हैं, और इनमें से जो एक लड़की है जिसे कि तुम भी देख रहे हो, जो कि लेफ्ट साइड में खड़ी है, उसका नाम रूथलेस एम्परर जो कि श्राउडिंग द हेवेंस से है, और उसके पास में जो बंदा मौजूद है उसका नाम ये फैन है। उसके बगल में जो पर्सन है इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जो आखिरी वाला बंदा है ना, यानी कि वो मोटा वाला, ये काओ युशेंग है, जो कि शी हाओ काफी अच्छा दोस्त भी है। जहाँ पे शी हाओ इन लोगों को देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन वो उस मोटे लड़के को देखकर कहने लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा है। तभी रैबिट गर्ल बताने लगती है कि इन सबसे भी बढ़कर एक और पर्सन है जिसे कि मैंने देखा था, कि तभी हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल का सिर दुखने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए गिर जाती है, जो देखकर शी हाओ तुरंत ही उसके पास चला जाता है, जहां पर वो रैबिट गर्ल कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि एक आवाज जो कि बार बार मुझे चेतावनी दे रही है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही। और फिर वो वापस से शी हाओ को अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में ले जाती है, जहां पर वो देखता है कि उस फर्नेस के बाहर से एक बड़ा सा गोल्डन स्टेयर बाहर आता है, जो कि हेवंस की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके आसपास ये चारों लोग खड़े होते हैं, जहां पर हम उन गोल्डन स्टेयर्स पर एक बंदे को चढ़ता हुआ देखते हैं, जिसके बारे में ये चारों बातें कर रहे थे। इसी दौरान वो कहने लगते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो लाखों लिविंग बीइंग्स के बोन्स पर कदम रखे आगे बढ़ सकता है, जो हेवन एंड द वर्ल्ड के मलबे पर कदम रखकर भी अकेले डार्कनेस के रेल्म पर आगे बढ़ता रहा और ओशन के सभी ऑब्स्टिकल्स को पार किया, केवल वही इस इटर्नल पावर और ओमिनियस फोर्स का सामना कर सकता है। किसी को भी नहीं पता कि आखिर हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं। हम उस इंसान के लिए आए हैं जो कि आने वाले वॉर में अकेला खड़ा रहेगा। वो अकेला में एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी जाति है जो कि सब कुछ रिजॉल्व कर देगा, जहां पर हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि शी हाओ है, जो कि बहुत ही बैडेस्ट लुक के साथ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान ये चारों अनडाइंग बीइंग्स अपनी पावर्स का यूज करते हैं, जिससे आसमान में से एक पर्पल कलर की एनर्जी सीधा उस कॉल्ड्रन पर गिरती है, जिसके साथ ही वो सभी लोग आगे कह रहे होते हैं कि किसी को भी उस इंसान के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें भी उसकी पूरी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसी के साथ हम देखते हैं कि रूथलेस एम्परर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जैसे कि मानो वो रो रही है, और उस एक बूंद से ही सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और शी हाओ वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। इसी दौरान हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जहां पर वो रो रही थी, जो देखकर मोटा लड़का उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो, जिस पर रैबिट गर्ल बताती है कि मैं नहीं जानती, बस इतना पता है कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल फूट फूट के रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि मैं क्यों रो रही हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जिसे कि अब मैं भूल गई हूँ, जिसके बाद शी हाओ उससे कहने लगता है कि तुमने जो देखा, तुम्हारा जो विजन था वो मुझसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये फ्यूचर से हमारे लिए कोई मैसेज है। इसी के साथ शी हाओ अपनी पावर का यूज करता है और वो कहने लगता है कि असल में तुम टाइम रिवर में झांक पाई हो, लेकिन तुम इसके आगे शायद नहीं देख सकी, और शायद इसी वजह से तुम्हारे हाथ पे बने वो मार्क भी इरेस हो गए। इसी दौरान हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो शी हाओ की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और फिर वो तुरंत ही मोटे लड़के से कहने लगती है कि मुझे खाने के लिए कुछ दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जो कहते साथ ही वो उस मोटे लड़के के ऊपर चढ़ बैठती हैं, जिस पर वो मोटा लड़का कहने लगता है कि अरे अरे जरा मुझे सांस तो लेने दो, और अभी जिस तरह से तुमने मुझे धक्का दिया है ना, लगता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी शायद टूट चुकी है। जहां पर रैबिट गर्ल उससे कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे पास जरूर से खाने के लिए बहुत कुछ होगा, मैं नहीं जानती, मुझे खाने के लिए कुछ दो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। इसी दौरान ये दोनों लड़ते झगड़ते यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर हम शी हाओ को देखते हैं, जो कि अपने हाथ पर बने उन पैटर्न को देखकर कहने लगता है कि वाकई में इन मिस्टीरियस पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलो अभी के लिए इस चीज को साइड में रखते हैं, क्योंकि अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन चीजों को हासिल करने के लिए ग्रेट एल्डर ने मुझसे कहा था, सो मैंने उन्हें ऑब्टेन कर लिया, तो अब मुझे वापस चलना चाहिए। जिसके अब अगले सीन में हमें त्यानशेन एकेडमी के स्पिरिट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग बातें कर रहे थे, मतलब कि यहाँ पर ये लोग शी हाओ की बुराई ही कर रहे थे कि वो कल्टीवेशन के टॉप पर कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई इमॉर्टल सीड ही नहीं है, वो आगे चलकर ट्रैश बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, और कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे शी हाओ को इमॉर्टल हिल से बहुत ही रेयर ट्रेजर्स मिला। इसके साथ ही यहाँ पर हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी पावर्स से उस फर्नेस के अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा रेयर मटेरियल्स को डालकर उन्हें रिफाइन करने लगते हैं, कि तभी पीछे से शी हाओ उनके पास आ जाता है, जहाँ पर ग्रेट एल्डर उससे कहने लगते हैं कि तुमने इविल डिस्पेलिंग डिवाइन बैम्बू साथ ही येलो स्प्रिंग फ्रूट को भी ऑब्टेन कर लिया है ना, मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुन रखी हैं। जो बात सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि वैसे मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर आपको कुछ सरप्राइजेस दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरे आने से पहले ही आपको मेरे बारे में ये सारी खबर मिल जाएगी। जिस पर ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है और तुमने बहुत ही कम वक्त में ही उन दोनों चीजों को अचीव भी कर लिया। इसी दौरान ग्रेट एल्डर बताने लगते हैं कि अभी हाल ही में हुए उन दोनों
एकेडमी के सिलेक्शन की वजह से हमारा पूरा का पूरा एकेडमी बिल्कुल सुनसान पड़ चुका है। साथ ही जो एल्डर्स है वो भी इस वक्त सिक्लूजन में है। इसी दौरान ग्रेट एल्डर शीहाओ के लाए हुए उन दोनों इंग्रेडिएंट्स को फर्नेस के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वो आगे बताने लगते हैं कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो अभी भी तुम पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, और तो और वो लोग बहुत ही बेसब्री के साथ इस इंतजार में हैं और ये देखना चाहते हैं कि आखिर तुम खुद को एक सीड के साथ कैसे फ्यूज करते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि आखिर तुम अपनी बॉडी को एक सीड की तरह कैसे यूज कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि अगर तुम उन लोगों के जैसे नहीं बनना चाहते जो कि खुद की बॉडी को एक सीड की तरह यूज करने के चक्कर में दुनिया से सलट गए हैं, तो तुम्हें खुद को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना होगा। सो इसीलिए तुम्हें मेरी हर एक एडवाइस, मेरी हर एक बात को तुम्हें बहुत ही केयरफुली फॉलो करना होगा, और इस रिफाइनमेंट में तुम्हें कई महीने या कई दशक भी लग सकते हैं। तो चलो फिर सबसे पहले तुम्हारी बोन्स और तुम्हारी बॉडी मसल्स को हम रिशेप करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ भी यहाँ पर अपने बोन टेम्परिंग मेथड को एक्टिवेट कर लेता है और पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि हवा में एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक फर्नेस बाहर निकलता है, जिसके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी। इसी दौरान शीहाओ के कुछ ट्रेजर्स उस रेड कलर की एनर्जी में जाकर मर्ज हो जाते हैं, जो देखकर शीहाओ कहता है कि क्या बस इतना ही। जो बात सुन के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जरा सब्र करो। जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के इतना कहते ही वहां हवा में एक जाइंट सा हैमर अपीयर हो जाता है, जो नजारा देखकर शीहाओ भी घबरा जाता है और कहने लगता है कि ग्रेट एल्डर, आपको नहीं लगता कि ये मेथड तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया है? जिस पर ग्रेट एल्डर स्माइल करते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जाइंट सा हैमर सीधा जाकर शीहाओ को कुचल कर रख देता है। जहां पर तभी ग्रेट एल्डर अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए उस हैमर को ऊपर उठा लेते हैं और आगे कहने लगते हैं कि इमॉर्टल ब्लड को एक हैमर की तरह यूज करने से जो तुम्हारे मेरिडियंस और जो मैरोज हैं उनमें हम बहुत ही आसानी से कट्स लगा सकते हैं, और ऐसे ही बार बार कट और रिपेयर करके ही हम पता लगा सकते हैं कि इमॉर्टल हिल पर जो तुमने चीजें अचीव की है वो क्या तुम्हारे लिए सफिशिएंट है या नहीं। और इसके बाद अगर इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि नहीं होना चाहिए तो वो भी इस प्रोसेस से क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि शीहाओ की फिजिकल बॉडी जो थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसे कि शीहाओ दोबारा से रिक्रिएट करता है। जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर उस जाइंट से हैमर से शीहाओ को अंधाधुंध बजाना शुरू कर देता है और अगले 20 दिन तक वो इस हैमर से शीहाओ को बजाता रहता है और इस प्रोसेस में शीहाओ को बहुत ही ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। इसी के साथ ही यहाँ पर हम 20 दिन के बाद शीहाओ को देखते हैं, जहां पर उसकी बॉडी, बोन्स और उसके जो फ्लैश है वो पूरी तरीके से रिशेप हो चुकी थी। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ ब्लड पूल में बैठा हुआ था कि तभी उस ब्लड पूल से बहुत से बिच्छू और कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले लग रहे थे। जहां पर ग्रेट एल्डर बताने लगते हैं कि अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें तुम्हें अपने ब्लड को रिफाइन करना पड़ेगा और ये काम जहरीले कीड़े मकोड़ों के द्वारा होगा। जहां पर हम देखते हैं कि बेचारे शीहाओ को इस रिफाइनमेंट प्रोसेस में काफी ज्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि ये जहरीले कीड़े मकोड़े शीहाओ को लगातार डंक मारते हैं और उसके ब्लड को अब्सॉर्ब कर रहे थे। यहाँ पर शीहाओ कहता है कि क्या अपने ट्रू ब्लड को रिफाइन करना इतना ज्यादा जरूरी है? जिस पर ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी को इस तरह से तड़पाकर ही तुम इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाओगे। जिसके बाद ग्रैंड एल्डर शीहाओ से सवाल करते हुए पूछने लगते हैं कि क्योंकि तुमने अपनी बॉडी को एज अ सीड के तौर पर यूज करने का डिसीजन लिया, तो क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर एक सीड होता क्या है और आखिर दुनिया में इतने सारे अलग अलग सीड क्यों हैं? जो बात सुनकर शीहाओ कहता है कि एक इमॉर्टल सीड जो कि लाइफ एसेंस, डाउ कॉम्प्रिहेंशन और इमॉर्टल पावर को मिलाकर बनता है, और यही सीड एक कल्टीवेटर को उसके इमॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन की नींव बनाने में मदद करता है। एक इमॉर्टल सीड के बिना कोई भी इमॉर्टल रियलम तक नहीं पहुंच सकता। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि हाँ ये सच तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। असल में सारे सीड होते एक जैसे ही है, लेकिन ये हमारा इल्यूजन है कि हम अपने हाई होप्स उनके अंदर डाल देते हैं। एक सीड सही मायने में अपनी पावर को अवेकन तब कर पाता है जब हम उसके अंदर अपना ट्रस्ट डालते हैं, और सही मायने में सीड की असली पावर तो हमारे अंदर ही होती है। बस उस सीड का काम ये होता है कि वो हमारे अंदर छिपी हुई उस पावर्स को बाहर निकाले। जो बात सुन के शीहाओ हैरानी के साथ कहता है कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि असल में जो ह्यूमन बॉडी है वो एक एंशिएंट इमॉर्टल सीड का सामना कर सकती है, क्या वो उसे टक्कर दे सकती है? जिस पर ग्रेट एल्डर बताने लगते हैं कि ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल और बहुत से सीक्रेट्स को होल्ड किए है। आखिर तुम ह्यूमन बॉडी को समझते क्या हो? इसके अंदर ऐसे ऐसे राज छिपे हुए हैं जिसका कि हमें भी अब तक ठीक से नहीं पता। ये कल्टीवेट कर सकती है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है और ये इवॉल्व भी हो सकती है। इवन कि इसके अंदर ऑलरेडी डाउ फ्रूट भी एग्जिस्ट करता है। जहां पर उनकी ऐसी बात सुनकर शीहाओ भी कहने लगता है कि हाँ इस बात पर तो मैं भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने भी डाउ फ्रूट को कल्टीवेट किया था। जिसके साथ ही ग्रेट एल्डर बताने लगते हैं कि कोई भी रियलम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा नहीं है। अगर तुम इसे एक सीड की तरह यूज कर पाए तो तुम्हारा फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट होगा, जिसके बाद तुम खुद रियल्म्स को ब्रेक थ्रू करके खुद एक रियलम बन सकते हो, जिससे तुम ग्रेट रियलम को भी टक्कर दे पाओगे। जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ भी इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे कॉम्प्रिहेंड कर लेता है। जिसके साथ ही शीहाओ की ये ट्रेनिंग 3 महीने
महीने तक और चलती है। इसी दौरान ग्रेट एल्डर बताने लगते हैं कि जो फॉरेन रियलम है उनका डाओ हमारे रियलम के डाओ से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, तो ये इमोर्टल सीड के पावर को सप्रेस कर देती है, जिस वजह से तुम्हें हेवनली डाओ के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसके बजाय तुम अपने बनाए रियलम में झांक कर अपने सवालों के जवाब पा सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्गर स्पिरिट की जरूरत पड़ेगी, और अब जबकि तुमने सेकंड प्राइमोर्डियल स्पिरिट को भी कल्टीवेट किया है, तो इस वजह से तुम्हारा काम आसान हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि तुम हेवंस के अगेंस्ट जा रहे हो, तो कभी भी तुम उसे ट्रिगर कर सकते हो। इसीलिए तुम्हें कभी भी अपने फोर्स को डिवाइड नहीं करना है, बल्कि तुम्हें दोनों प्राइमोर्डियल स्पिरिट के बीच का पावर बैलेंस को तुम्हें इक्वल रखना होगा, वरना हेवंस को इस बात का पता चल जाएगा और वो तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख देगा। जिसके बाद ग्रेट एल्डर उसे एक फ्रैगमेंट देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपने बॉडी को टेम्पर करो इस सोल आर्टिफैक्ट से, ताकि तुम्हारी ये जो दो प्राइमोर्डियल सोल है ये आपस में मर्ज होकर किसी एक सोल की तरह काम करें। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी एक प्राइमोर्डियल सोल खुद को एक स्पीयर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, तो दूसरी उसे थाम कर अपने सामने मौजूद सारे ऑब्स्टैकल्स को क्लियर करने लगती है। जहां पर हम देखते हैं कि उसकी प्राइमोर्डियल सोल शी हाओ के डिवाइन स्टैचू पर अपने प्राइमोर्डियल स्पीयर से उसे सेप दे रही थी। इसी के साथ एल्डर बताने लगते हैं कि अब बस तुम्हें एक वेसल को फौज करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ के आसपास पूरा का पूरा मल्टीपल प्लैनेट्स अपीयर हो गए थे, और हम देखते हैं कि ऐसे ही 6 महीने और बीत जाते हैं। इसी दौरान हमें शी हाओ के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसे कोइंसिडेंस एक एंशिएंट सीड मिल गया था, जिस बारे में ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुमने पास्ट जो एंशिएंट सीड को ढूंढा था वो वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हालांकि ये अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, लेकिन तुम फिर भी इसे कल्टीवेट करके ग्रेटर अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हो। जिसके साथ ही यहाँ पर ग्रेट एल्डर बताने लगते कि मैंने तुम्हारे लिए हेवन मेंडिंग मेडिसिन को ऑलरेडी ऑप्टेन कर लिया था, जिसके जरिए से तुम हेवनली वॉर्म को रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर तुम्हारा ये जो एंशिएंट सीड है ये भी फुल्ली मैच्योर हो जाएगा और तुम इसे कल्टीवेट भी कर पाओगे। इसके बाद मैं उसी जगह पर जाऊंगा जहां पे मैं इस सीड को इम्प्लांट करूंगा, और जब तुम सेक्लूजन से बाहर आओगे मैं तब तक तुम्हारे लिए वहां पर इंतजार करता रहूंगा। जहां पर हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और वो उस सीड को इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है जो कि सीधा हेवन से जा टकराती है। जहां पर उस रोशनी को निकलता हुआ देखकर ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं कि ये वही एरा है जब सुप्रीम एंशिएंट सीड भी एक साथ अपीयर हुआ था। वाकई में ये वही ग्रेट एरा है, लेकिन जब एक नए युग की शुरुआत होती है तो पुराने युग का भी वहां पर अंत होता है। जिसके अब अगले सीन में हम मोटे लड़के को देखते हैं, जहां पर वो भी अपने 1000 ऑफ स्वॉर्ड फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, और वो अब इसमें बहुत ज्यादा माहिर हो चुका था, इवन कि वो स्पेस को भी डिवाइड कर सकता था। इसी दौरान हमें रैबिट गर्ल को भी दिखाया जाता है, जहां पर वो भी प्रैक्टिस कर रही है, और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि ये सभी अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। यहाँ तक कि उसका लिटिल किलिन भी अब खुद को जाइंट से किलिन बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। इसी दौरान हम शी हाओ के छोटे भाई को भी देखते हैं, जिसने कि अपने सुप्रीम बोन को नेक्स्ट लेवल तक कल्टीवेट कर लिया था। यहाँ तक अब इसका कल्टीवेशन लेवल भी वॉइड डाओ रियल्म पर पहुंच गया था। जिसके बाद हमें शी हाओ के बड़े भाई को दिखाया जाता है और इसका भी कल्टीवेशन लेवल अब वॉइड डाओ रियल्म पर पहुंच गया था, और उसने अपने डबल प्यूपिल आई को भी एक अलग ही लेवल पर कल्टीवेट कर लिया था। यानी कि शी हाओ के जितने भी दोस्त हैं, मोटा लड़का, रैबिट गर्ल और भी बाकी, वो सभी ऑलरेडी वॉइड डाओ रियल्म पर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, खुद को एक इमोर्टल सीड के साथ मर्ज करके। इसी के साथ हम एल्डर की वॉइस सुनते हैं, जहां पर वो एक के बाद एक जीनियस को याद करते हुए कहने लगता है कि इस वक्त हम उस एरा में हैं और एक के बाद एक जीनियस अपीयर हो रहे हैं, और ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस दुश्मन से लड़ने के लिए जो कि हमारे रियलम का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वक्त आने पर ये सारे उभरते सितारे एक दिन खड़े होंगे और हम सभी को यहाँ पर डिफेंड करेंगे। इसी के साथ हमें एंशिएंट इमोर्टल सीड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर इस वक्त शी हाओ मौजूद था, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि इस जगह पे तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। यहाँ पर शी हाओ उस इमोर्टल सीड के अंदर ट्रैवल कर रहा था, और वो भी खुद से कहने लगता है कि यार अगर मैं खुद इसे अपनी आंखों से नहीं देखता तो मुझे कभी यकीन ही नहीं होता कि मैं इस वक्त एक इमोर्टल सीड के अंदर हूँ। लेकिन तभी शी हाओ को पीछे से किसी आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज को सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि क्या इस इमोर्टल सीड के अंदर एक लिविंग क्रिएचर भी है, और फिर वो कहने लगता है कि क्या ये आपका घर है। लेकिन तभी शी हाओ पे अटैक हो जाता है, और वो शी हाओ से कहने लगती है कि तुम बार बार जब चाहे यहाँ पर आकर मुझसे बिना पूछे मेरे ट्रेजर्स को लूटने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? तुम ना मरना डिजर्व करते हो। लेकिन शी हाओ उसके अटैक को डोज करता है और बहुत ही पोलाइटली कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, असल में मुझे पता नहीं था कि इस जगह का भी कोई ऑनर है, और मेरा इरादा यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की आ जाती है, जो कि शी हाओ से कहने लगती है कि तुम हार्म पहुंचाना चाहते हो या नहीं, ये मैं खुद से जान लूंगी, बस मुझे तुम्हारी मेमोरीज में एक बार झांकना हो। जिसके बाद मुझे सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो कहते हुए वो शी हाओ की मेमोरीज में झांकने लगती है, जहां पर उसे शी हाओ की पुरानी सारी मेमोरीज दिखने लगती है, जो देखकर वो भी हैरान थी, और वो कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि ये यूनिवर्स बहुत जल्द कोलैप्स करने वाला है। मिस्टीरियस खतरा इतनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा है। जो कहते हुए वो शी हाओ के करीब जाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने ऑलरेडी आने वाले डिजास्टर को फील कर लिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डिजास्टर इतनी जल्दी आ जाएगा, और अगर मैं उस वर्ल्ड में गई तो मैं
मैं भी मारी जाऊंगी। जो सुनकर शी हाओ उससे और भी कुछ बोलने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ के स्पेस में क्रैक्स बनने लगता है। जिसके बाद वो लड़की शी हाओ से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। अगर तुम मुझे कुछ इमोर्टल मेडिसिन दे दो तो मैं तुम्हें इस जगह पर कल्टीवेशन करने दूंगी ताकि तुम डिजास्टर का सामना कर पाओ, जिसके बाद हम फ्यूचर में दोबारा मिल पाएंगे। अब ये सुन के शी हाओ कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर उसी वक्त शी हाओ सामने जाकर कुछ प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ डिवाइन चेन्स शी हाओ को पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द एक पावरफुल सा बैरियर बना लेता है जिससे वो बच जाता है। जिसके बाद शी हाओ अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैंने इसे धीरे धीरे करके समझने की कोशिश की तो पता नहीं इसमें कितना वक्त लग जाएगा। जबकि इधर उन चेन्स को देखकर वो लड़की कहने लगती है कि ये चेन्स तो तभी अपीयर होती है जब कोई हेवनली डाओ के रूल्स के अगेंस्ट जाकर कोई काम करना चाहता हो। तो आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है? इसी दौरान हम शी हाओ को देखते हैं जो अपने मन में बोलता है कि ये यूनिवर्स हर किसी को जन्म देता है और उसे मिटाता भी है, और मेरी बॉडी भी एक तरह का स्मॉल यूनिवर्स है, इसलिए मैं बाहर के यूनिवर्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं अपनी बॉडी को तो कंट्रोल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर शी हाओ अपने बॉडी के अंदर ही कल्टीवेशन पाथ ओपन करने लगता है और एक नया मेथड बनाने लगता है जिससे उसकी बॉडी के अंदर से भी काफी सारे चेन्स निकलती है और इस डाओ बैरियर को पूरी तरीके से जकड़ लेती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शी हाओ के बॉडी में भी अब क्रैक्स पड़ने लगते हैं, जो देखकर वो लड़की कहती है कि डाओ गेट इसकी बॉडी में ही ओपन हो रहा है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि इसी दौरान यहाँ पर एक तेज रोशनी का एक्सप्लोजन होता है और फिर शी हाओ बताता है कि डाओ हर चीज को कंट्रोल करता है और इस चीज को कंफर्म भी करता है कि हर एक चीज कैसे ऑपरेट करेगी। जिसके साथ ही शी हाओ आगे बताने लगता है कि जैसे सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, लेकिन क्या हो अगर इस चीज को ही बदल दिया जाए। जो कहते साथ ही शी हाओ तुरंत ही सूर्य को पकड़कर रिवर्स साइकिल पर घुमा देता है, जो देखकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, नहीं तो हेवनली डाओ तुम्हें पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करेगा। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि आखिर हेवनली डाओ कौन होता है रूल्स बनाने वाला? तो कहते हुए शी हाओ अपनी बॉडी के अंदर हर एक रूल्स को चेंज कर देता है और अपने बॉडी के अंदर ही अपना एक कल्टीवेशन गेट ओपन कर देता है। इसी के साथ शी हाओ कहने लगता है कि हेवन का बनाया हुआ नियम मेरे किसी काम में नहीं आएगा, मैं अपने बनाए हुए खुद के डाओ को फॉलो करूंगा। इसके साथ ही शी हाओ यहाँ पर यिन और यांग के सर्कल को भी क्रिएट कर लेता है, जो कि हमें मल्टीपल फॉर्म में नजर आता है। जहां पर शी हाओ को ग्रेट एल्डर की कही बात याद आती है, जहां पर वो कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी के लिए उस लेवल तक स्ट्रांग इनफ नहीं है, तो ये जो डाओ गेट है ये बस कुछ ही देर के लिए ओपन रहेगा। और एक डाओ गेट हेवन एंड अर्थ को ऑन परेट करने का फाउंडेशन होता है। जो बात याद करके शी हाओ फेदर ऑफ द ग्रेट डाओ को क्रिएट कर देता है और कहने लगता है कि क्या हो कि अगर मैं इनके ऑपरेट करने के सिस्टम को ही चेंज कर दूं तो फिर शायद मैं इस पर पूरी तरह से ब्रेक थ्रू कर लूंगा, जिसके बाद मैं एक सिंगल लीव्स से ही पूरे के पूरे ईरा को भी चेंज कर सकता हूं। मैं एक घास के टुकड़े से ही इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूं और यही है मेरे डाओ की असली ताकत। इसी के साथ हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि शी हाओ के ऐसी कमाल की कल्टीवेशन पाथ को देखकर कहने लगती है कि एक ऐसा रास्ता जिस पर आज से पहले कोई नहीं चला, जो कि हेवंस के अगेंस्ट है, आज ना सिर्फ उसे ओपन किया गया बल्कि उस पर उसका ऑनर खुद चल भी रहा है और ना जाने आने वाले इस ईरा के साथ अब क्या होगा। सो इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब शी हाओ फाइनली अपने न्यू कल्टीवेशन पाथ बॉडी एज अ सीड को कंप्लीटली कल्टीवेट कर लिया है और इसके साथ ही हमें शी हाओ का एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन भी नजर आता है, जिसमें कि वो काफी ज्यादा बैडेस्ट एंड कूल नजर आ रहा है। और इसके साथ ही शी हाओ वॉइड डाओ रेल्म पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है और शी हाओ का ये कल्टीवेशन सिस्टम हेवन एंड अर्थ के रूल्स को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से फ्यूचर में हेवन एंड अर्थ शी हाओ के एग्जिस्टेंस को मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। सो आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।